नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में आज का सवाल यही कि शुक्रवार को कितनी ऊपर खुलेंगे बाजार और खुलने के बाद क्या बाजार में तुरंत मुनाफा वसूली करनी चाहिए या फिर मौके देख करके और खरीदारी करनी चाहिए। इस तेजी के बाजार में क्या खरीदना चाहिए, किन सेक्टर्स में खरीदारी करनी चाहिए, किन शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए, यही आज की थीम होगी। और कल जो घटनाक्रम रहा उस पर भी होगी डिटेल में बातचीत, क्योंकि ट्रंप साहब फिर पलट गए हैं। जी हाँ, ट्रंप साहब पलटे हैं और उसका असर दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिल रहा है। आज महावीर जयंती की छुट्टी है, लेकिन हम आपके सामने तत्पर हैं ताकि आप अपने शेयरों पर बेहतर रणनीति बना सकें। अभी के बाजारों में अगर हम बात करें, अमेरिकी बाजारों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। एशियाई बाजार मजबूती के साथ खुले कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा ग्राफिक्स लेकर के आ जाइए ऑन एयर, क्या कुछ घटनाक्रम रहा है। आपको बता दिए कि टैरिफ के लिए 90 दिन के लिए टाल दिया गया है फैसला। चीन को छोड़ करके बाकी देशों पर टैरिफ को टाल दिया गया है। हालांकि चीन पर टैरिफ बढ़ा करके 125% कर दिया गया है। ट्रंप के फैसले से दुनिया भर के बाजारों में हम देख रहे हैं ज़बरदस्त तेज़ी आज देखने को मिल रही है। और इस फैसले से गोल्ड में काफ़ी ज़बरदस्त उछाल और $150 तक की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। दुनिया भर के बाज़ारों में काफ़ी शानदार तेज़ी और 90 दिनों के लिए टैरिफ टलने से दुनिया भर के बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त उछाल। डाउ जोन्स करीब 8.25% के आसपास की तेज़ी। S&P 500 में 9.5% की तेज़ी। नैस्डैक कंपोजिट में 12% की तेज़ी। तो यहाँ पर संकेत क्या मिल रहे हैं? संकेत ये मिल रहे हैं फार्मा, आईटी, ये वो शेयर हैं जो कि काफ़ी तेज चलेंगे। आप देखिए बाकी एशियाई बाजार, कोस्पी 6% तेज। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें तो बात करीब 4.5% की तेज़ी। 75 से ज़्यादा देशों पर टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाला गया है और उसके चलते हम देख रहे हैं शानदार तेज़ी। चीन पर टैरिफ 104% से बढ़ा करके अब 125% हुआ है। चीन की तरफ से जो 84% का टैरिफ लगाया गया था उसके बदले में ये कार्रवाई की गई है। हालांकि ट्रंप ने शी जिनपिंग की तारीफ की है और उन्हें दुनिया के सबसे समझदार लोगों में बताया है, लेकिन उसके साथ ही 125% का टैरिफ भी लगा दिया है। और जल्द ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि चीन के साथ एक अच्छी डील हो सकती है। ये भी एक पॉजिटिव जो है संकेत जो है यहाँ पर बाज़ारों के लिए निकल के आ रहे हैं और उसी की वजह से हम देख रहे हैं दुनिया भर के बाज़ारों में। थोड़ी देर में यूरोपीय बाजार खुलेंगे, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन एशिया, यूएस में शानदार तेज़ी। अब आज की तैयारी करनी है आपको कि कल क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन सेक्टर्स में खरीदारी करनी है, क्या नहीं करनी। आपके जो भी शेयर हैं, शेयरों पर सवाल हैं, उसके उत्तर आज आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ कई सारे मेहमान आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका वेलकम करते हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं विशेष अतिथि के तौर पर। राघवेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत। बड़ी असमंजस की स्थिति बाजार के बारे में को लेकर के, ट्रंप साहब क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन ठीक है। परसों जब खबर आई उन्होंने कहा नहीं, व्हाइट हाउस में कुछ हुआ ही नहीं है, 90 दिन का जो है बात जो है वो पूरी तरह अफवाह है, र्यूमर्स है। उसके बाद से बड़ी गिरावट रही। कल पलट गए, कल कह रहे हैं नहीं 90 दिन का पॉज लगाएंगे। फिर बाजार में, दुनिया भर के बाजारों में तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी ये जो संकेत है वो शुक्रवार के लिए काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। हमारे बाजार बंद हैं। पहली टिप्पणी आपकी बाजार को लेकर के। जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। देखिए, जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट चल रहा है और ट्रम्प चला रहे हैं, मतलब मुझे लगता है यही सबसे बड़े ऑपरेटर बन चुके हैं। मतलब आज हूँ, कल नहीं हूँ, कल परसों ये करूंगा, मतलब किसी को नहीं पता है बाजार में क्या होने वाला। ये ऐसी स्थिति है कि जितने बड़े बड़े धुरंधर अगर होंगे तो भी वो यहाँ पे धराशायी हो जाएंगे। अगर आपको लगता है बाजार नीचे जाएगा तो बाजार ऊपर जा रहा है, बाजार लगता है ऊपर जाएगा तो बाजार नीचे आ रहा है। तो ये अनसर्टेनिटी जो है मुझे लगता है बनी रहेगी। अभी इन्होंने बोला है कि 90 दिन के लिए इन्होंने टैरिफ को टाला है, बट अब ये कितने दिन तक सस्टेन होगा मालूम नहीं। हो सकता है कि आज रात में ये फिर से घूम जाए कि नहीं मैंने 90 दिन का जो बोला हुआ है वो केवल वियतनाम पे होगा, बाकी कंट्री पे नहीं होगा। तो ये भी हो सकता है। तो ये ट्रंप है, कुछ भी कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से बाजार में बाइंग की अपॉर्चुनिटी है हर एक लोअर लेवल पे, क्योंकि हम 22,000 के नीचे एक बार जा चुके हैं, डबल बॉटम बना चुके हैं। अब मुझे लगता है ऊपरी स्तरों पे 23,000, 23,500 जो हर्डल है वहां पे जा सकता है। वहां से फिर से एक बार रिवर्सल निचले स्तरों पे आएंगे, फिर हम देखेंगे। अभी तो फिलहाल ग्लोबल मार्केट में हैप्पीनेस है और मुझे लग रहा है कि हैप्पीनेस शायद 1-2 दिन और रहेगी। बट अभी भी कुछ नहीं बोल सकते, आज रात में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि अमेरिका ईरान पे हमला कर दे, ट्रंप का कोई ऐसा ट्वीट आ जाए कि नहीं यार ये तो
90 दिन का नहीं है, ये केवल 1 हफ्ते का रहेगा। तो एनीथिंग कैन बी हैपन, बट मेरे हिसाब से जो भी होगा अपने को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा बाई करने के लिए। बाय करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है सर। लेकिन अभी के संकेत जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कल एक गैप अप ओपनिंग होगी शुक्रवार को, अनटिल अनलेस की कोई बड़ा टर्मोइल रात को फिर ना देखने को मिले, कोई नया ऐसा ट्वीट ना आए। हम ये अभी तक पॉजिटिव लेकर के चलते हैं। ये जो गैप अप ओपनिंग होगी, क्या ये एक मौका है प्रॉफिट बुक करने का, या फिर एटलीस्ट लॉस कम जहां पर हो रहा है बुक करने का, या फिर आपको लगता है कि एटलीस्ट इस बार थोड़ा बाजार सस्टेन करेगा और अभी होल्ड करना चाहिए, या फिर चुनिंदा जगहों पर खरीदारी के मौके भी मिल सकते हैं कल? देखिए, मुझे लगता है कि फार्मा को छोड़ करके सारे सेक्टर में तेजी रहेगी। फार्मा में अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हो सकता है कि फार्मा नीचे रहे, वो अपॉर्चुनिटी देगा मुझे बाई करने के लिए। एफएमसीजी सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होगा वो आईटी स्टॉक्स को होगा। तो मेरे हिसाब से आईटी में अभी ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुके हैं, आधे हो चुके हैं स्टॉक, या 30% 40% नीचे आ चुके हैं। वहां एक अपॉर्चुनिटी है आईटी में बाई करने के लिए। मौका मिले कल, अगर गैप अप से ओपन होते हैं और अगर आईटी में मौका मिले तो आईटी बाई करिए, स्पेशली मिड कैप आईटी में। बार बार कह रहा हूँ, मिड कैप आईटी लाइक जेंसार टेक्नोलॉजी, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, ये सब है कंपनियां जो कि आप बाई कर सकते हैं आईटी इंडेक्स में। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये, क्योंकि 1000 पॉइंट अगर ऊपर खुलते हैं कल, जैसा कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, अगर उतना ऊपर खुलते हैं तो मेरे को लगता नहीं कि वहां बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। जो लोगों का पोजीशन लॉन्ग साइड में है, एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे, इंतजार करेंगे 1 घंटा, फिर देखते हैं बाजार में क्या होता है। इंतजार करिए, देखिए कल बाजार में क्या होता है। रात में भी आप लोग बीच बीच में जब भी नींद खुले तो एक बार खोल करके देख लिया कीजिए ट्रम्प साहब क्या ट्वीट कर रहे हैं, क्या वहाँ पर गतिविधियाँ अमेरिका में चल रही हैं। क्योंकि सही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्या करेंगे ट्रम्प साहब और कैसे नचा रहे हैं दुनिया भर के बाजार को, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत जमाने बाद मुझे लगता नहीं है कि कोई एक आदमी जो है इस तरीके से दुनिया भर के बाजार। विपुल जी, हाँ विपुल जी, अभी ट्रम्प साहब बन गए मदारी और बाकी पूरी कंट्री बन गई है बंदर। वो उनके सारे पे हर कोई नाच रहा है, वो अपने भी नाच रहे हैं, सबको नचा रहे हैं। तो यूएस वाले परेशान है, वहां के मतलब ट्रेडर परेशान है। अरे यार, ये क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुद ही ऑपरेटर बन चुके हैं। 1000 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट ऊपर, 4000 पॉइंट ऊपर, 4000 पॉइंट नीचे। बड़ी असमंजस की स्थिति ये सबके लिए है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे लिए ही है, हर किसी के लिए बड़ा स्ट्रेंज टाइम चल रहा है। और ट्रम्प जब तक रहेंगे 4 साल तक, ये होने वाला है। तो अगले 4 साल बाजार में ये आदत हमको डाल लेनी चाहिए कि ऐसे अचानक से ओवरनाइट कोई ऐसा ट्वीट आएगा जिससे डाउ 2000 पॉइंट ऊपर और सिंगापुर निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर, फिर अचानक से ट्वीट 2 घंटे बाद आएगा, वो नीचे भी आ सकते हैं। तो ये चीजें अब चलने वाली हैं। मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए इस तरह की वोलेटिलिटी के लिए। इसका तरीका बस यही है कि कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ही अपना टाइम फ्रेम रखिए, अपना दिमाग जो है उस तरफ ही रखिए। ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा फंसने की गुंजाइश है। आप क्या सोच के ट्रेड ले रहे हैं, कब स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाए, और स्टॉप लॉस नहीं लिया तब तो और समस्या है, कितना बड़ा लॉस हो जाए। बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणियां शुरुआत हो चुकी है, सवालों की झड़ी लगी हुई है। एक एक करके कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी का दिन है, लोगों के सवाल हम लें। आयुष जैन के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। और आयुष जैन जी ने SBI ले रखा है, कह रहे हैं 6 मंथ के लिए क्या इसे होल्ड कर सकते हैं? कल सर क्रेडिट पॉलिसी रही हमारी, MPC का निर्णय रहा, 25 बेसिस पॉइंट की कटौती देखने को मिली। उसके बाद क्या बैंकिंग शेयरों में कोई पोजीशन ली जा सकती है अभी की स्थिति को देखते हुए? कल चूँकि पॉलिसी से ज़्यादा ट्रंप के टैरिफ को लेकर के कंसर्न जो था, उसके वजह से बाजार बुरी तरह टूटा। ऐसे में SBI या बाकी PSUs बैंक में क्या पोजीशन ली जा सकती है? कल 3.5% टूटा SBI, 742 के आसपास। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, SBI मुझे लगता है कि यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, लेकिन 760 770 का एक हर्डल है। तो 25-30 रुपए के लिए बाई करना हो तो बाई कर सकते हैं, बट वो ये 770 के ऊपर सस्टेन और क्लोज होना चाहिए, बट वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए विपुल जी, जिस हिसाब से बॉन्ड जो बढ़ रहा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा डेट मार्केट और मनी मार्केट दोनों थोड़ा सा अलग जा रहा है स्टॉक मार्केट से। वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि बैंकिंग और फाइनेंस के लिए आने वाले टाइम में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल अपसाइड रैली मिल रही है, बट कोशिश यही करिए कि ऊपरी स्तरों पर ट्रैप ना हो, वहां पे इंतजार कीजिए, निचले स्तरों के लिए फिर एंट्री कीजिए। ठीक, चलिए इस बीच सतवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतवीर जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सतवीर जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
बस बहुत बढ़िया सर। मैं सिरसा हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। सिरसा हरियाणा से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। सर मैं अभी न्यू व्यूअर हूँ आपका। अभी जी। थोड़े दिन पहले आपका शो एक बार देखा, उसके बाद मैं आपका परमानेंट फैन हो गया। अरे सर थैंक यू, तो धन्यवाद 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 सर। जी सर। सर मैं एक ऐसा स्टॉक है जिसमें पूरी तरह ट्रैप हो चुका हूँ। एक क्रेडो ब्रांड नाम से एक आईपीओ मिला था सर। हम्म। और कौन सा नाम उसमें बताया आपने। क्रेडो क्रेडो ब्रांड सर। क्रेडो ब्रांड। जी मुफ्ती। हाँ मुफ्ती, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किस लेवल पे आपने आईपीओ में लिया था। आईपीओ मिला था, उसके बाद एवरेज किया था सर 227 पे। हम्म। अभी तो वो 120 आ गया है सर। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए कोशिश ये किया कीजिए कि जो अच्छे विशेषज्ञ हों उनको सुने, उनकी राय को फॉलो करें। अब जैसे कि मुफ्ती के आईपीओ को लेकर के बहुत ज़्यादा बुलिश लोग कम थे जब इसका आईपीओ आया था, मुझे याद है। लेकिन उसके बाद आपने एवरेज किया, सब कुछ किया। अभी भी आपकी एवरेज प्राइस क्या आ रही है। अभी मेरी तो वो आ रही 227 सर। 227। अब ये शेयर डबल होगा तब जा कर के आपके भाव के आसपास आएगा या आपको थोड़ा मुनाफा होगा। और डबल होने के जी चांसेस ऐसी परिस्थिति में जब दुनिया भर में तबाही मची हो थोड़े मुश्किल हैं। अब आप पूछते हैं यहाँ पर रघुवीर जी से कि क्या आपके भाव आएंगे। सर मुफ्ती ले रखा है, क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग के नाम से कंपनी है। 227 की एवरेज है, 120 का भाव है। क्या सलाह देंगे आप इनको। सर आप म्यूट है डेली शायद। चार्ट आगे आवाज़ आ गई जी जी। डेली चार्ट और वीकली चार्ट बहुत ही खराब है। तो मुझे लगता है कि ये 100 रुपए के नीचे भी आ सकता है। तो देखिए इनके पास अब जब तक ये डबल नहीं होता इनकी रेट नहीं आएगा। बट मेरे हिसाब से यहाँ बेचेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। और बिल्कुल एवरेज तो बिल्कुल न करें, इंतजार कीजिए साल भर, क्योंकि जितनी भी इस तरीके की कंपनियां जो टेक्सटाइल में काम कर रही हैं, जितने भी नए आईपीओ आए हैं, थोड़ा सा मुझे मुश्किल उनके लिए लग रहा है टाइम। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए सर और वेट करिए। 100 रुपए का आप दीजिए स्टॉप लॉस और होल्ड कीजिए। 100 रुपये का स्टॉप लॉस लीजिए, होल्ड कीजिए, ये सलाह आपके लिए है। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं शुभम पांडे जी। शुभम पांडे जी ने मुझे लगता है 50 बार से ऊपर पूछ लिया होगा कि विपुल सर रेलवे स्टॉक्स में कब तेज़ी आएगी। सर अभी की एक जो स्थितियां बनी उसमें ज़्यादातर बहुत लोगों का ये मानना रहा कि अब जो है ये कम से कम सेफ बैठे हैं। डिफेंस हुआ, रेलवे हुआ, क्या आप इस बात से सहमत हैं। क्योंकि ना तो ये बाहर के ऊपर निर्भर हैं और घरेलू ऑर्डर भी मिल रहे हैं। अभी 4 दिन पहले जो है करीब 22,000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर जो है रेलवे की तरफ से जारी हुए। ऐसे में अब थोड़ा सा रेलवे पे आपका व्यू जानना चाहेंगे और आपके पसंदीदा शेयरों को पे बातचीत करना चाहेंगे। आरवीएनएल अभी कैसा लग रहा है 337 के आसपास, इससे शुरुआत करते हैं। 3-4 स्टॉक्स फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए विपुल जी, आरबीएनएल में अगर पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूं तो टेक्निकली स्टॉक थोड़ा मुझे लग रहा है रिवर्सल के लिए तैयार हो रहा है और ये स्टॉक जो है 275 तक जा सकता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन है 280 का, उसके पार अगर निकल गया तब जाकर मुझे लगता है कि आरबीएनएल जो है फिर ऊपर जाएगा। अदरवाइज ये जो है स्टॉक मुझे लगता है यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो आई थिंक इस स्टॉक को फिलहाल जो है अभी इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए आरबीएनएल को। और देखिए 380 390 के बाद ये स्टॉक रुकेगा नहीं। बट देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि जितने भी रेलवे और डिफेंस स्टॉक हैं, बिल्कुल सही बोला आपने कि हम सेल्फ कंज्यूमर हैं। लेकिन एक बात बताइए, डिफेंस स्टॉक मिसाइल बनाएगा तो छोड़ेगा कहाँ पे। हमारे पास तो छोड़ेगा नहीं, उसको तो बाहर बेचना ही पड़ेगा। म्यांमार बेचे, चाइना बेचे, या अमेरिका को बेचे, या भूटान बेचे। लेकिन वो मार्केट के लिए ग्लोबल मार्केट डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए। और डिफेंस में हम कितना ही उनको सप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर भी हैं वहां पे मार्केट में। इसलिए ये नहीं बोलना चाहिए कि हमेशा ये चीजें मार्केट में नहीं काम करती, कि आप हमेशा एक ही एग्जांपल दीजिए या फिर एक ही लॉजिक पे हमेशा ट्रेड करिए। रेलवे स्टॉक की बात करिए आप, रेलवे में ऐसा क्या मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि अचानक से रेलवे की इनकम डबल हो जाएगी। तो ठीक है, उन चीजों को होने में समय लगेगा, 2 साल 3 साल टाइम जाएगा, 5 साल, उसके बाद वो चीजें आएंगी। बट तब तक ऐसा नहीं कि स्टॉक हमेशा भागता रहेगा ऊपर। तो वेट करना है, जब भी लॉजिकल, जब उसके वैल्यूएशन सस्ते होते हैं तब एंट्री कीजिए, स्टॉप लॉस दीजिए और निकलते रहिए। और ये बाकी रेलवे पे क्या व्यू है, क्योंकि इनका सवाल जो है बहुत स्पेसिफिक है और रेलवे पे रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। बहुत लोग वेट कर रहे हैं कब भाव आएगा, बहुत लोग फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है जुपिटर वैगन हो, आईआरसी हो, कंटेनर कॉरपोरेशन है, बीईएल है, बीईएमएल है, ये तमाम वो शेयर हैं, इस पर कोई अच्छा लग रहा है आपको।
देखिए बिल्कुल ये सारे स्टॉक अभी ओवरसोल्ड जोन में हैं, सारे के सारे स्टॉक 50% नीचे आ चुके हैं। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए। 15 से 20% की अपसाइड की रैली बड़े आराम से मिलेगी। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, अगर कल ऊपर भी खुलते हैं तो भी बाई करिए। 15-20% की रैली लेके निकल जाइए। लॉन्ग टर्म के लिए अभी थोड़ा वेट कीजिए। देखिए मैं जानता हूं कि ये अभी आधे हो चुके हैं या फिर 40% 30% नीचे हैं, बट फिर भी मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी अभी और आएगी आने वाले समय में, फिर वहां बाई करेंगे। ठीक सर, आपका पसंदीदा कोई शेयर है सर जो आप मतलब रिकमेंड करेंगे अभी के रेलवे, अभी की स्थिति को देखते हुए रेलवे के अंदर? देखिए IRFC बाई कर सकते हैं। मुझे लगता है IRFC 170 185 तक जाना चाहिए। वो एक अच्छा स्टॉक है क्योंकि वो रेलवे को फाइनेंस करते हैं, ज्यादा मैं समझता हूँ। एक वो बाई कर सकते हैं। और फिर जुपिटर वैगन JWL आप बिल्कुल बाई करिए। बिंदास बहुत अच्छी कंपनी है JWL। मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छी खासी रैली दे सकती है। ठीक है, जुपिटर वैगन, IRFC, ये दो शेयर ऐसे हैं जो कि रेलवे में बेहतर दिखाई दे रहे हैं। शुभम पांडे जी, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं जो कि हैं अनुष कुमार जी। इन्होंने टाटा स्टील ले रखे हैं और इनके पास 500 शेयर हैं @ 129 के रेट पर। कह रहे हैं होल्ड कर सकते हैं और कब तक मुझे होल्ड करना चाहिए? अब एक लोगों को 154 के आसपास भी ठीक लग रहा था काफ़ी तेज दिखाई दे रहा है। अब कल परसों जब बात कर रहे थे तो लोग कह रहे हैं ये 100 के नीचे भी जा सकता है। अब फिर से पलट गए ट्रंप भाई साहब, तो अब यहाँ से क्या अब रिकवरी आएगी मेटल के अंदर? मेटल में क्या व्यू आप ले रहे हैं इस समय? बड़ी अनिश्चितता का माहौल है। 127 के आसपास टाटा स्टील कैसा लग रहा है आपको? देखिए स्टॉक का स्ट्रक्चर तो खराब हो चुका है, मंथली चार्ट पे भी और डेली चार्ट पे भी। अब ये है कि ये अगर देखा जाए तो इसका जो जनवरी का लो है वो है 121 का। अगर ये वो लेवल ब्रेक कर दिया, उतने का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप बाई कर सकते हैं, 122 का स्टॉप लॉस दीजिए। 140 145 के लिए बाई कीजिए। इसके ऊपर अभी फिलहाल लग नहीं रहा है स्टॉक। सर, दीपेश कौंडल जी कह रहे हैं कि नमस्कार, कल एफेंडो कॉल या पुट में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? कह रहे हैं कि लेवल्स प्रेडिक्शन, अगर ट्रंप शांत रहे 2 दिन तक तो क्या करना चाहिए? तो ये कॉल पुट में खेलना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, कि अगर 2 दिन शांत रहे ट्रंप तो क्या कॉल या पुट में क्या करें? देखिए 2 दिन शांत रहते हैं तो बिल्कुल तेजी करिए और मेरे हिसाब से हेजिंग के साथ करिए। अगर आपको करना है तो आप 23,000 की पुट बेच सकते हैं और 23,500 की पुट बाई कर सकते हैं 2:1 के रेशियो में। अगर कल 1000 पॉइंट हम अगर ऊपर भी खुलते हैं तो मेरे हिसाब से अगले हफ्ते के लिए आप स्ट्रेटजी बनाइए। पुट और सर, इस बात को जरा दोबारा रिपीट कर दीजिए, एकदम से आपकी आवाज़ चली गई। शायद मुझे लगता है नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है, तो थोड़ा सा अगर आप रिपीट कर देंगे, क्योंकि लोगों के लिए ये कॉल पुट का लेवल्स जो है वो नोट कर लें ताकि बेहतर उनके लिए रहेगा स्ट्रेटजी बनाने के लिए। दीपेश कौंडल जी हैं जो कि जानना चाह रहे हैं। तो क्या सलाह रहेगी सर, एक बार फिर से अगर आप दोहरा दें तो? आवाज़ मिल रही सर आपको? सही लगता है अभी भी संपर्क नहीं पाया। देखिए जी जी, आ रही जी, आ गई आवाज़ आपकी। जी सर जी। तो विपुल जी 23,000 की बेच सकते हैं पुट और 23,000 की पुट बेच करके आप 22,500 की पुट बाई कर सकते हैं। एक आप ये स्ट्रेटजी कर लें और कल अगर 1000 पॉइंट ऊपर खुलते हैं 23,000 के ऊपर तो 23,000 की बेचनी है पुट और 23,500 की बेचनी है पुट और 23,000 की बाई करनी है। तो 2:1 का रेशियो होगा। बुल पुट स्प्रेड में जाना है हमको और ये हमें ट्रेड लेना है। ये आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल होगा। इसमें रिस्क बहुत ही लिमिटेड है और रिवॉर्ड के लिए तो आपके पास टाइम है, ये कर सकते हैं। ये कर सकते हैं आप। तो उम्मीद करते हैं एक बार दीपेश जी, मुझे लगता है उम्मीद करते हैं आपको आवाज़ मिल गई थी। दीपेश जी कह रहे हैं सर आवाज़ नहीं आ रही थी, अब तो आवाज़ मिल गई होगी और मिल गई है तो टिप्पणी करके बता दीजिए। इस बीच रितेश सिंह जी का प्रश्न आया है। उनके प्रश्न से पहले टाटा मोटर्स के ऊपर आपकी टिप्पणी इसलिए जानना जरूरी है। एक तो ये कल रेट कट हुआ है तो ऑटो को लेकर के रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में शामिल है। दूसरा, यूएस को लेकर के जो कंसर्न बने हुए हैं और अब उस पर जो टैरिफ को टाला गया है, टाटा मोटर्स क्या करंट लेवल पे कैसा लग रहा है आपको सर? बहुत अच्छा, ओवरसोल्ड जोन में है 600 के नीचे। अब यहाँ बाई नहीं करेंगे और कहाँ बाई करेंगे? 1200 का स्टॉक 600 पे मिल रहा है तो विपुल जी अच्छे लेवल है। 520 525 का लेवल आए तो और अच्छा है, बट अभी फिलहाल 600 के ऊपर है। मुझे लगता है 600 बाई करना चाहिए। जी,
सर एक बार जरा अपना नेटवर्क चेक करवाइए सर, जरा मुझे लग रहा है बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है, बार बार नेटवर्क चला जा रहा है। इस बीच जो है हमारे और भी दर्शक हैं जो काफ़ी ज़्यादा सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं। इस बीच देखते हैं जरा क्या स्थिति देखने को मिल रही है बाकी दुनिया के बाज़ारों को लेकर के, अभी क्या सिचुएशन है। एशियाई बाज़ार में भी मजबूती की शुरुआत जो है वो देखने को मिल रही है। फुट्सी इस समय 4.5% ऊपर, कैक में इस समय 5.25% की तेज़ी और अब 6.25% के आसपास की, डैक्स जो है 6.25% ऊपर। यूरोपीय बाजार खुले हैं, यूरोपीय बाजार मजबूती के साथ खुले हैं। एशियाई बाज़ारों में सुबह से ही मजबूती थी और आपको बता दें कि अगर हम देखें तो निकाई 8.25%, ताइवान 8.5%, कोस्पी 6%, सेट कंपोजिट 5%, जकार्ता 4.5%, शंघाई में हम देख रहे हैं 1.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। और अब यूरोपीय बाजार खुले हैं और वहाँ पर भी पॉजिटिव शुरुआत हुई है, जिसमें कि हम देख रहे हैं डैक्स, कैक और फुट्सी सब में जो है अच्छा सकारात्मक रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कल के लिए पिच पूरी तरीके से तैयार है, बल्लेबाजी की पिच दिखाई दे रही है, तो अच्छे से खरीदारी करने के मौके मिलेंगे। अब गैप अप ओपनिंग के बाद जो है वो देखना होगा किस तरह की स्ट्रेटजी रहे। सर अब आपका नेटवर्क की स्थिति सही होगी सर? जी 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 बिल्कुल जी सर, जी सर। थोड़ा बारिश हो रही है। जी जी, बारिश हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है सर। यहाँ गर्मी बहुत हो रही है। कल हालांकि रात में जाकर के थोड़ा मौसम ठंडा हुआ, वरना एनसीआर में अभी अप्रैल में ही हालत ख़राब होने लगी। जी सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी। जी सर, टाटा मोटर। सही है, टाटा मोटर बाई करने की राय है, बाई कर सकते हैं। 580 का स्टॉप लॉस दीजिए, 580 के नीचे आए थोड़ा सा और बाई करिए। 600 के ऊपर बाई कर सकते हैं, 600 के आसपास बाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कल ऊपर ही ओपन होगा, तो 650 700 का लेवल आ सकता है। 650 700 का लेवल आ सकता है। बैंकों को लेके क्या इस समय व्यू ले रहे हैं सर आप? ये मिड कैप बैंकिंग पे मतलब क्या अभी करें? एसबीआई पे तो आपसे बात हुई, लेकिन ये जितने यूको बैंक, कैनरा बैंक, ये सारे बैंक जो है बड़े परेशान कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और लोगों के पोर्टफोलियो में शामिल हैं ये सारे जो है सेंट्रल बैंक। यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं है, हम कई बार कई जगहों पर डिस्कस कर चुके। ये चल क्यों नहीं रहे पता नहीं। एक तो सिचुएशन, अभी की सिचुएशन को छोड़ भी दें तो भी अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिनके पास पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं ये शेयर? देखिए, जिनके पास है वो तो बेच नहीं पाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने ऊपर बाई किया होगा, कुछ एवरेज किया होगा, तो नई खरीदारी की राय बिल्कुल नहीं है। रखे हुए हैं तो होल्ड कीजिए। मुझे नहीं लगता कि अभी 1.5 साल तक ये सही है जो पीएसयू बैंक है वो चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये पिछले 6 महीने साल भर पहले बहुत चले हैं, डबल ट्रिपल हो चुके थे। मेरे हिसाब से वो थोड़ा अभी ये जोन इनका है कंसोलिडेशन का, एक्यूमुलेशन का, जितना नीचे मिलेगा थोड़ा थोड़ा एड ऑन करना है अभी, लेकिन साल भर तक रैली की उम्मीद नहीं है। अगर आपका नजरिया अगर 2 साल 3 साल 5 साल का है तब बाई करिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। अभी 2-3 साल का नज़रिया है तो बाई कीजिए, वरना अवॉइड कीजिए। इस बीच कोल इंडिया को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक सेजल राउत साहब, और कह रहे हैं कि कोल इंडिया जो है मैंने 431 शेयर हैं 436 के भाव पर, लॉन्ग टर्म व्यू है, एवरेज करना चाह रहे हैं। 436 पे लिया है, 375 का भाव है, तो अभी जो है अगर देखा जाए 50-60 रुपए जो है का नुकसान इनको पर शेयर हो रहा है। क्या एवरेज करें कोल इंडिया में? बिल्कुल नहीं सर, एवरेज करने की राय नहीं है। कोल इंडिया रखे रहिए, मैं तो बोलता हूँ ये डायमंड इंडिया है, तो एवरेज नहीं करना है। 100 रुपए नीचे मिले तब एवरेज करना है, बट मेरे हिसाब से आपका रेट इसी महीने में आ जाना चाहिए। और ये स्टॉक मुझे लगता है 450 के ऊपर जाएगा, बट होल्ड कीजिएगा। मुझे लगता है 550-600 का भाव दिखना चाहिए 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर। चलिए अगले दर्शक का सवाल है रितेश सिंह जी, जिन्होंने कि टाटा टेक लेकर के बैठे हुए हैं। 50 शेयर इनके पास हैं, 613 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं टाटा टेक के शेयर। टाटा ग्रुप पे एकदम से मैंने देखा कि हाल फिलहाल में लोगों के सवाल काफ़ी रहे, चाहे टाटा स्टील हो, टाटा मोटर्स हो। अभी क्या करना चाहिए सर? टाटा टेक्नोलॉजी पे अभी जो भाव देखने को मिल रहा है 614 के आसपास का है, और हमारे जो दर्शक हैं इन्होंने ले रखा है 613 पे, तो ठीक है, ब्रेक इवन के आसपास ही है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्या करें सर? बिल्कुल होल्ड कीजिए विपुल जी। मुझे लगता है इनको होल्ड करना चाहिए। 650 और 700 का भाव इनको शायद इसी मंथ के एंड तक दिख जाए। होल्ड कीजिए, बिंदास होल्ड कीजिए। 575 580 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जी, तो उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। इस बीच हेमंत जी से बातचीत कर लेते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत जी नमस्ते। नमस्कार सर, कैसे हैं हेमंत जी? कैसे? बस बढ़िया, आपकी आशीर्वाद से। अरे सर, आप कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे सर, आपकी दुआएं हैं, और हम दुआएं दे सकते हैं सर, आशीर्वाद क्या ही देंगे। लेकिन हाँ बताइए, प्रश्न क्या है आपको सर? सर एक तो आरबीएल बैंक है मेरे पास, हाँ। 213 पे।
213 पे आरबीएल बैंक आपने ले रखा है, ठीक है। दूसरा क्या ले रखा है? ये सफायर फूड सफायर फूड आपने ले रखा है, वो किस रेट पे ले रखा है? 230-31। 230-31 पे ले रखा है। पहले जरा आरबीएल बैंक डिस्कस कर लेते हैं। लॉस में हैं आप यहाँ पर, ठीक ठाक। बैंकों को लेकर के लगातार हम बात कर रहे हैं। बैंकों में सर ज़्यादातर लोगों को लॉस ही हो रहा है अभी। क्या बंद पड़े रखें, अभी बने रहें, या फिर यहाँ से एग्जिट करके किसी दूसरे बैंक में या किसी दूसरे सेक्टर में जाने की सलाह रहेगी? नहीं, एग्जिट करने की जगह तो बिल्कुल नहीं है। एवरेज भी ना करें, बने रहिए। स्टॉक में निकलने की जरूरत नहीं है अभी। 6 महीना साल भर चलेगा ऐसे ही रेंज बाउंड रहेंगे, तो मेरे हिसाब से अभी निकलना नहीं चाहिए। होल्ड कीजिए आरबीएल बैंक। 155 का स्टॉप लॉस दीजिए, स्टॉक को होल्ड कीजिए। 210-220 तक जाना चाहिए इस महीने के लिए। और सफायर फूड मुझे लगता है स्टॉक बहुत बढ़िया है और 290 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक में राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। अभी ये बन जाएगा 320 के ऊपर, तो स्टॉक यहाँ से जा सकता है 400 रुपए तक। बिल्कुल होल्ड कीजिए सफायर फूड। बिल्कुल होल्ड कीजिए, ये सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है। चलते हैं अगले दर्शक के पास, जिनका प्रश्न लगातार हमारे पास लोगों के आ रहे हैं। और अगला प्रश्न आया है हमारे पास टाटा पावर को लेकर के। का अभी पटेल जी हैं, कह रहे हैं कि टाटा पावर और अदानी पावर में किसे बाय करना चाहिए, और दोनों में अगर पोजीशन बनानी हो तो क्या? तो टाटा पावर और अदानी पावर का एक तुलनात्मक अध्ययन अगर हम यहाँ पर करना चाहें तो पहले ज़रा टाटा पावर पे ज़रा नज़र डालते हैं। तो टाटा पावर 350 के आसपास चल रहा, 358 के आसपास। सर इस थीम पे हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं, जो गर्मी वाली थीम थी, और अब जो है गर्मी वाकई में आ चुकी है, काफ़ी भयंकर गर्मी पड़ रही है। तो अभी टाटा पावर, अदानी पावर, इन दोनों पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। क्या करना चाहिए अभी? टाटा पावर देखिए, मुझे लगता है 380-390 तक जाना चाहिए अभी एक हफ्ते के अंदर। उसके बाद फिर देखते हैं, एक बार 380 के लेवल ब्रेक करके क्लोज करे, फिर वहां पे नई खरीदारी होगी। अडानी पावर बिल्कुल सिमिलरली 500 रुपए का दीजिए स्टॉप लॉस। कई बार बोल चुका हूँ, 500 से 520-30 का जोन है जो अक्यूमुलेशन जोन है, ये बाई करना है। और थोड़ा 10-5% नीचे का स्टॉप लॉस लगा दीजिए आप। 480-485 का स्टॉक को होल्ड कीजिए। 570-600 प्लस का लेवल आना चाहिए। 600 प्लस आएगा, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ पे एग्जिट करना है, फिर दोबारा एंट्री करेंगे। बट मेरे हिसाब से दोनों बाई करना चाहिए। दोनों बाय करना चाहिए, ये सलाह आपके लिए है। और दिनेश जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दिनेश जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं दिनेश जी? बस बढ़िया बढ़िया सर, अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ, गुजरात से। अरे अहमदाबाद से बोल रहे हैं, केम छो? सब मजामा? बस एकदम एकदम सर मजाમાં, તમે કેમ છો? हाँ मजामा। छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं? बस मजा मजा एकदम। अरे सर मैं नेशनल एल्यूमिनियम 196 में लिया है। हाँ। 1300 शेयर है। कब तक होल्ड कर सकते हैं? देखो ने 3-4 महीने से तो कर रहा हूँ। 3-4 महीने से कर रहे हैं अभी जो अगला अभी 1 साल तक मैं कर सकता हूँ। 1 साल होल्ड कर सकते हैं। 156 पे लिया है ना? 156 नहीं 196 में लिया है। ओहो, तब तो आपको लंबा इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। 1 साल का नजरिया है आपका, ठीक है। 50 रुपए के आसपास किलो। मेटल ऐसी कमोडिटी है ना कि दुनिया भर में जो है जो कुछ भी चलता है उससे सीधे इम्पैक्ट होती है। और अभी ट्रम्प साहब के टैरिफ का असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1 महीने में 24% के आसपास का करेक्शन यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। तो थोड़ा अब जो है क्या एवरेज करने की सलाह रहेगी, पूछते राघवेंद्र जी से। क्या सजेशन रहेगा सर एल्यूमिनियम को लेकर के, नाल्को को लेकर के? 195 पे खरीद है। बिल्कुल यहाँ से एवरेज कर लीजिए, ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। 125 का स्टॉप लॉस दीजिए, यहाँ बाई कर सकते हैं। 200 प्लस जाना चाहिए। मुझे लगता है इसी महीने में आपको 165-180 का भाव दिखाई देगा। इस महीने के बाद थोड़ा सा रुकेगा ये 170-180 के बीच में, फिर देखते हैं कहाँ जाता है। बट फिलहाल अभी 180 तक की रैली उम्मीद कर रहा हूँ मैं। एवरेज करके निकल सकते हो तो निकल जाइए, नहीं तो लंबी अवधि का भी अगर 1 साल रुकेंगे तो बहुत अच्छा है। 1 साल में आपको 250 से 300 का भाव देने वाला है इसका। 250 से 300 का भाव आपको यहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल आप 1 साल का नज़रिया है, होल्ड कीजिए, ये सलाह है। और एवरेज भी आप कर सकते हैं, ये भी सलाह आपके लिए है। सर हम लोग अभी रेलवे डिफेंस को लेकर के बात कर रहे थे। मैं चाहूँगा 2-3 चार्ट्स आप अगर फटाफट खोलें, क्योंकि सवाल रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, एक बार में ही हम उस पर बातचीत कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जो दर्शक इसी हिस्से को सुनना चाहेंगे तो उनको एक आइडिया मिल जाएगा। अभी 281 के आसपास BEL कैसा लगता है आपको? काफ़ी अच्छा बीच में रैली रही, अब क्या यहाँ पे मुनाफा वसूली हावी होगी? दूसरा HL को लेकर के
हाल फिलहाल में काफ़ी ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं, 4040 के आसपास चल रहा है। एक मजगांव और बीडीएल, और ये 4 कंपनियों पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहले बीईएल से शुरू करते हैं सर। देखिए, बीईएल ने बहुत अच्छा चार्ट बनाया हुआ है। 260 का सपोर्ट दिया है, 280 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल मुझे लगता है कि 310 320 तक जाना चाहिए। बाई करना है बीईएल, 260 के स्टॉप लॉस से 320 पे एग्जिट कीजिए। दूसरा, मुझे आपने बताया एचएल या एचएएल। हाँ, एचएएल जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मुझे लगता है ये स्टॉक ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट बीच में दिया था, बट अब जो है थोड़ा सा रुका हुआ है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि अभी इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये 4250 तक जाएगा। 4250 के बाद दोबारा रिवर्सल ले सकता है। मेरे हिसाब से एक बार इसको अगर बाई करना हो 100 रुपए के लिए, तो बिल्कुल इसको बाई कर लीजिए। 100-150 रुपए के लिए ऊपर जा सकता है। 4000 का स्टॉप लॉस दीजिए, बट ओवरऑल लंबी अवधि के लिए अभी इसको बाई मत कीजिए। ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं मजगांव की सर। मजगांव में भी हमने देखा कि अच्छा मोमेंटम बीच में बना था, 2373 के आसपास का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। काफ़ी वोलेटाइल रहा है, सबकी पिटाई हुई है, इसकी भी हुई। अभी क्या करें सर, क्या कोई गुंजाइश है यहाँ पर? बिल्कुल विपुल जी, मुझे लगता है मजगांव डॉक बाई करना चाहिए। 2600 से लेके 2350 इस बीच में एक गैप है। वो 2350 के ऊपर बंद किया इसने कल। मेरे हिसाब से स्टॉक 2650 तक जाएगा, उसके बाद सीधा 2800। तो बिल्कुल बाई करिए मजगांव डॉक और इसको होल्ड कीजिए। जी चलिए, तो ये बात मजगांव को लेकर के है। और बीडीएल भारत डायनेमिक्स पे अभी आपका व्यू इस समय क्या है? यहाँ पर भी काफ़ी क्वेरीज जो है वो रहती है। 1281 के आसपास चल रहा है, कल जो है आधे % नीचे क्लोज हुआ है। देखिए, बीडीएल मुझे लगता है 1300-1320 तक जा सकता है, उसके ऊपर थोड़ा मुश्किल है। तो बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। डाउन साइड मुझे लगता है अगेन एक बार 1150 1160 आ सकता है। तो मेरे हिसाब से इसको अभी अवॉइड कीजिए। इसको अवॉइड कीजिए भारत डायनेमिक्स को लेकर के। तो इन 3-4 शेयरों पे काफ़ी डिटेल में हमने थोड़ा सा लेवल्स आप लोगों को बता दिए गए हैं। इस बीच हमारे एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर कपूरथला पंजाब से। कपूरथला पंजाब से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? और आज तो छुट्टी ओला होगी। इलेक्ट्रिक के मेरे पास 1400 शेयर 57 की बाएंगे। कौन सी कंपनी बताई सर आपने? ओला इलेक्ट्रिक। ओला ले रखे हैं, ये आपने अच्छा सवाल पूछ लिया। खैर 57 पर है। 57 में, चलिए ये बड़ी अच्छी पहले बात। 67 पर था, एवरेज किया है इसका। पहले कितने में था? पहले 67 में लिया, फिर 57 पे। फिर अब 57 की एवरेज है मेरी। चलिए, ये आपने अच्छा किया इस पर सवाल कर लिया, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल, जो पहला सवाल आया था मुझे लगता है ओला पर ही आया था, लेकिन उस पर हम बातचीत कर नहीं पाए। और 100 रुपये के आसपास की उनकी शायद खरीद थी, 110 के आसपास शायद उन्होंने मेंशन किया था। 2 तरह के लोग हैं सर, 3 तरह के। एक वो जो 100 के ऊपर लेकर के बैठे हुए हैं, 100-125 के आसपास। दूसरे ये हैं जैसे इनके हैं कि 60-70 पे लिया था, फिर एवरेज करके 57-55 ऐसे करके एवरेज कर लिया। तीसरे वो हैं जिनको लग रहा है 50 रुपये आ गया है, अब खरीद सकते हैं क्या? इन तीनों के लिए व्यू क्या रहेगा? क्या ये इतना गिरने के बाद ओला में कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको? अभी क्या करना चाहिए ओला में? त्रिपुल जी, देखिए 100 रुपए के ऊपर तो मैंने भी किया है भाई, और मैंने एवरेज नहीं किया, क्योंकि मेरा उसूल है कि मतलब एक ट्रेडिंग डिसिप्लिन है कि स्टॉक नीचे आ जाए, ठीक है, 100 स्टॉक लेंगे तो उसमें से 10-5 स्टॉक 20% स्टॉक ऐसे रहेंगे जो नीचे भी आएंगे। तो ओला इलेक्ट्रिक मेरे पास भी है, ये मेरा डिस्क्लेमर है। मैंने 100 रुपए के ऊपर बाई किया है, 100 रुपए 95 रुपए के रेंज में बाई किया था। तो अभी मेरा ये ख्याल है कि स्टॉक जो है टेक्निकली थोड़ा वीक है, और कुछ न्यूज की वजह से भी स्टॉक बहुत नीचे आया। बट अब स्टॉक कहीं ना कहीं बेस बना रहा है 45-50 के बीच में। स्टॉक यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, बिल्कुल यहाँ से बाई करिए। 65-70 का भाव आना चाहिए। एवरेज मत करिए, मेरे हिसाब से एवरेज मत करिए, होल्ड कीजिए। लंबी अवधि का व्यू है तो बहुत अच्छा देगा रिटर्न। सर, ये ओला पे जो आपने राय दी है, बहुत लोगों के चेहरे खिल गए होंगे। और यहाँ से चूंकि आपने ओला पे ऐसा जिक्र किया, तो बहुत सारे 7-8 शेयर हम ऐसे पकड़ने की कोशिश करेंगे जिनकी कीमत 100 रुपये से कम है, और कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी आपसे पूछेंगे। तो ओला पे क्या अभी मतलब जो आप 60-70 के, अब लॉन्ग टर्म में 60-70 जाएगा, या फिर अभी अगर बाय करते हैं तो फिर कैसे देख रहे हैं आप? क्या रिजल्ट का तक वेट करें, 6 महीने का वेट करें? आप सलाह क्या है आपकी एग्जैक्टली ओला पर? देखिए, मेरे हिसाब से अभी सर 1-2 महीने के अंदर ये 60-65 रुपए तक जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से चार्ट बना हुआ है ओवरसोल्ड है, और स्टॉक में वॉल्यूम बहुत कम है डाउन साइड आने में।
तो मेरे हिसाब से अपर साइड अगर किसी दिन मिला ब्रेकआउट तो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं महीने 2 महीने के लिए तो बिल्कुल बाई कीजिए, 65 तक निकल जाइए, फिर दोबारा वेट कीजिए फिर से नीचे आने का। ठीक, क्योंकि इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करने वाले हैं। अब दूसरा एक 50 रुपये का शेयर लेकर के आते हैं, वो है सुजलॉन। ये भी 50-51 के आसपास डोल रहा है, 86 से टूटा है। बहुत लोगों को उम्मीद है कि एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगी। हर नतीजों पर ये 2-3 दिन सर्किट मारता है अपर सर्किट। अब फिर से नतीजों का दौर शुरू हो रहा है, हालांकि इस बार थोड़े से कंसर्न है, लेकिन ओवरऑल 50-51 के आसपास क्या यहाँ पर भी खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं, बहुत बढ़िया। अभी जो है लेवल है, डिमांड जोन में है। RSI स्टॉक ओवरसोल्ड है, रिवर्सल मोड में है, एक क्रॉसओवर आ सकता है। स्टैंडर्ड डिविएशन -3 के आसपास है। मुझे लगता है कि स्टॉक को बाई करना चाहिए। 55-60 का भाव इसी मंथ में आ सकता है। ठीक, एक और कंपनी सर जिसका बहुत दिनों से वेट हो रहा है, ये कब 100 पार होगा, करीब साल भर से ऊपर हो गया, वो है GMR एयरपोर्ट। अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा धीरे धीरे करके हौसला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने में करीब 19% के आसपास की रैली आई है। क्या इस रैली में ये 90-95 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? फ्रेश एंट्री के लिए क्या 85 का लेवल सही है? कैसे देख रहे हैं आप GMR एयरपोर्ट को? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है और राउंडिंग बॉटम पैटर्न का 85 के ऊपर आ चुका है। अगर ये कल 85 के ऊपर क्लोज करता है तो आप बिलीव कीजिए 120 रुपए तक जा सकता है। बिल्कुल बाई करना है, होल्ड कीजिए। 80 रुपीज का स्टॉप लॉस दीजिए, 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस और कम से कम 25 रुपए ऊपर का टारगेट। बाई कीजिए। 90-95 तो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा अगले हफ्ते में ही। ओह, तो यहाँ पर करंट लेवल पे बाय करना है 90-95 अगले हफ्ते, और 100 रुपए के पार जाता हुआ दिखा दे रहा है। 120 का टारगेट दिया सर आपने? बिल्कुल सर, बिल्कुल 120 रुपए तक का टारगेट बनता है इसका। 120 रुपए GMR एयरपोर्ट जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये सेगमेंट हम बता रहे हैं कि काफ़ी लोगों को पसंद आता है, क्योंकि बहुत लोगों की एक तो पोजीशन है और बहुत सारे लोग इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं इन शेयरों में, और काफ़ी इंतजार हो गया है। इसी तरह की कंपनी है, 100 रुपये के ऊपर कब जाएगी बताइए, वो है NHPC। और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रहा है। अब पहले तो 90 के आसपास एक रुकावट इसके लिए बनी हुई है। क्या कर रहे हैं सर? माहौल अब दोबारा फिर से पॉजिटिव बनता हुआ दिखा। कल की रैली में अगर ये 85, 86, 87 के आसपास जाता है तो आपकी सलाह क्या रहेगी NHPC पे? मुझे लगता है कि अगर ये 85 के ऊपर क्लोज कर देगा कल तो ये 88 और 92 ये 2 लेवल है जहाँ पे आ सकता है। तो 92 के बाद ये सप्लाई जोन में आ जाएगा, तो वहां से फिर रिवर्सल मारेगा। तो आपको अगर बाई करना हो कल गैप अप अगर ना खोले जाता 1-2 रुपए के लिए बाई करना हो तो बाई कर सकते हैं। ठीक है, बाय कर सकते हैं, ये सलाह यहाँ पर है। सर बहुत लोग जानना चाहते हैं बार बार आर पावर के बारे में या JP पावर के बारे में। लोगों का रतन पावर एक कंपनी है, इस पर आज बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। पावर के नाम पे क्या इधर जाना ठीक रहेगा? जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी इन 3 शेयरों पे खास तौर से? आर पावर, JP पावर सस्ते शेयर हैं, छोटे टिकट साइज को देख करके काफ़ी लोग आकर्षित होते हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बिल्कुल अवॉइड कीजिए। किसी भी कंपनी के आगे डिफेंस लगा देने से वो डिफेंस मैन्युफैक्चरर नहीं हो जाती। तो वैसे ही ये पावर कंपनियां हैं, इनका थीम आया था, बहुत तेज चले भी थे, ये सब जाकर के उसमें अटक गया, वो वहां से आधे हो चुके हैं। अभी भी बोल रहा हूँ अवॉइड कीजिए, कोई मतलब नहीं ऐसे स्टॉक्स में जाने का। आप जो कंपनी अच्छा कर रही है, टाटा पावर है, मुझे लगता है उधर जाना चाहिए आपको। HBL पावर है, उधर जाना चाहिए। बहुत सी कंपनियां हैं, REC PFC है, उधर जाना चाहिए। तो बेटर है अच्छी कंपनी में जाइए। मुझे नहीं लगता कि इन कंपनियों में बहुत ज्यादा उज्जवल भविष्य है। चलिए, इस बीच जो है सर, इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए एक और कंपनी है जिस पर कि हाल फिलहाल में बड़ी चर्चा हुई, और अब तो ऐसा लग रहा है कि सरकार ने ठाना हुआ है इसको डूबने देंगे नहीं। वो है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया में जिस तरीके से सरकार की हिस्सेदारी अब बढ़ करके जो है करीब 3,695 करोड़ रुपए जो है इक्विटी शेयर जो है अलॉट किए गए वोडाफोन आइडिया की तरफ से, और अब सरकार की हिस्सेदारी करीब 49% के आसपास हो गई है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर जरा एक दिखाइए। कल जरा डेटा जो निकल करके आया वो ये था कि यहाँ पर FIs और म्यूचुअल फंड, यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी हिस्सेदारी तो नहीं, लेकिन वो जो है हिस्सा बढ़ा रहे हैं। एक तो सरकार की होल्डिंग यहाँ पर करीब 49% हो गई है। अब मार्च तिमाही में म्यूचुअल फंड ने भी अपना हिस्सा बढ़ाया है, 4.5% के आसपास की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड की हो गई है। FIs ने भी मामूली बढ़त रही है FIs की हिस्सेदारी में, लेकिन वो भी 9.9% से बढ़ के 10.1% हो गई है। रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन अब 59 लाख के आसपास यहाँ पर रिटेल निवेशक इसके जो है
59.06 लाख। तो ये आपको मतलब इस पर जब भी हम बात करते हैं तो अब मुझे समझ में आया कि आखिर में लोग इतने उत्साहित क्यों रहते हैं इसके बारे में सुनने के लिए। क्या ये शेयर सर 6-7 रुपए के आसपास एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे देख रहे हैं आप? क्या एक रिस्क लिया जा सकता है क्या? तो ये खोने के लिए कुछ भी नहीं है 7 रुपए में। तो मेरे हिसाब से जब इतना बड़ा हम रिस्क लेते हैं, 100 रुपए का स्टॉक लिया 50 रुपए हो गया, तो ये भी 7 रुपए का स्टॉक है, ले लीजिए इसको भी। 5 रुपए 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा, लगाना हो। खोने के लिए कुछ नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 7 रुपए का अगर 15 होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो 7 रुपए आपके जीरो नहीं होने वाले, और हो सकता है 6 रुपए हो, 6.5 रुपए हो। बट इसलिए क्योंकि इसमें सरकार की हिस्सेदारी बढ़ रही है, FIs बढ़ा रहे हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट में आना चाहिए। कंपनी जब तक प्रॉफिट में नहीं आएगी, आप कितनी भी हिस्सेदारी बढ़ा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए कंपनी को प्रॉफिट में आने के लिए मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, और अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है तो कंपनी खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत फेवरेबल है, बहुत इसमें रिस्क नहीं है। 7 रुपए का रिस्क है, बाई कर सकते हैं। आप रिस्क लेंगे इस पे? अगर आपको आप किसी का पोर्टफोलियो आप मैनेज कर रहे हो और कोई व्यक्ति रिस्क लेना चाह रहा है तो आप रिस्क लेंगे इस पर, इस 7 रुपए पे? बिल्कुल ले लेंगे सर। इसमें 1% 2% का एलोकेशन फंड का हम जरूर करेंगे इसमें। बिल्कुल। तो ये मतलब ताकि स्पष्टता रहे, तो ये जो है वोडाफोन आइडिया पे एक कंपनी, और उसके बाद से बहुत लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उन पे भी आते हैं। यस बैंक, यस बैंक एक और ऐसा शेयर है, इसका भला होगा क्या सर? मतलब लंबे समय से ये इसी रेंज में घूम रहा है, या फिर इसको अभी अवॉइड किया जाए? बैंकों का वैसे ही मतलब अच्छा टाइम कब आएगा पता नहीं। ये 17-18 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? नहीं विपुल जी, हो सकता है 20 जाए 25 जाए, बट बहुत बड़ी रैली नहीं है। तो ट्रेडिंग के हिसाब से 2-3 रुपए चाहिए तो आपके लिए, बट मुझे को उम्मीद नहीं, इससे मेरी तरफ से अवॉइड करना है। मैं इस बैंक में निवेश नहीं करूंगा अभी फिलहाल 4-5 साल तक।